हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई एमटीएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है यह किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है यह किसका अध्ययन है। तो याद रखिएगा, जेनेटिक्स ये है अनुवांशिकी और विचरण। अनुवांशिकता और विचरण का जो अध्ययन है उसे हम जेनेटिक्स या जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिकता और विचरण जेनेटिक्स के अध्ययन को कहते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो ये अनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स है। नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो ये अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। याद रखिएगा, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट है जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये थे जोहानसन इन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसनबर्ग इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जोहानसन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जीन क्या है। तो जीन एक डीएनए का एक भाग है। जीन जो है डीएनए का एक भाग है। जीन जो है वह डीएनए का एक भाग है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। क्या है कि एक वर्णांध पुरुष जो है वह एक सामान्य महिला यानी कि वह ऐसी महिला जिसे वर्णांध रोग नहीं है उससे विवाह करता है। और वर्णांध का मतलब हुआ कि वह कलर विजन जिसे लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है उसी को हम वर्णांध कहते हैं। तो ये वर्णांध पुरुष जो है एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, पुत्रियों के पुत्र में क्या है कि उसके पुत्रियों के पुत्र में वर्णांध रोग ही उत्पन्न होगा। यदि कोई वर्णांध व्यक्ति एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण जो है वह पुत्रियों के पुत्र यानी कि उसके नाती में होगा वर्णांध का लक्षण प्यूना। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट्स का आधार क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है डीएनए बहुरूपता जो है वह डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। नेक्स्ट है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो ये करता है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए किसी भी अपराधी को पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है फॉरेंसिक विभाग। डीएनए फिंगरप्रिंट से कोई भी अपराधी आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर मर्डर कर दिया गया है तो वह शरीर के किसी भी अंग को अगर किसी भी अंग से टच हुआ होगा तो उसे डीएनए फिंगरप्रिंट में आसानी से पता चल जाता है कि कौन से व्यक्ति का ये पहचान है। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास का जो सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा जैव विकास का संदर्भ दिया गया था। लैमार्क, याद रखिएगा, लैमार्क जो है उन्होंने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया। क्या है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया है। क्या है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्या है कि जैव विकास में ऐसा सिद्धांत किया गया कि जिस अंग का उपयोग अधिक होती है उसमें वृद्धि होता है, और जिस अंग का जो उपयोग कम हो जाता है उसके धीरे धीरे लोप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम दाहिना हाथ से अधिकतर लिखते हैं तो दाहिना हाथ से ठीक से काम करता है, और उसी तरह बायां हाथ से अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो वह नहीं लिखा पाता है। तो इसी के सिद्धांत के अनुसार दिखाया गया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग। क्या है कि सांप में जो अंगों का लोप हो गया, सांप में अंगों का लोप होने से स्पष्ट है कि सांप में पैर था लेकिन उसका जो है सांप उपयोग नहीं करता था, इसीलिए धीरे धीरे उसका पैर ही समाप्त हो गया। और जैसे जिराफ की लंबी गर्दन का भी इसमें प्रयोग लिया गया है कि जिराफ को ऊंची ऊंची टहनियों को तोड़ना पड़ता है, जिसके कारण उसकी गर्दन जो है धीरे धीरे लंबा हो गया। तो ये है जैव विकास के संदर्भ में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? विकास का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह विकास का सिद्धांत जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक को अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया? तो ये थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक जो है वह चार्ल्स डार्विन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या है कि कोई मानवीय रोग जो विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचरण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित करने वाले जीव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? वह कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है? इन्फ्लुएंजा भी है, डेंगू भी है, एड्स भी है, लेकिन रिंडरपेस्ट जो है वह विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? तो जीवाणु से एड्स जो होता है वह विषाणु से, वह वायरस से होता है। डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, ये सब जो है ये सब जीवाणु से होता है, लेकिन एड्स जो है वह विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? वह कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है? तो ये 6 ये जीवाणु जनित जो है वह यक्षमा जो है, यक्षमा जिसको हम टीबी कहते हैं, यह एक जीवाणु जनित रोग है, यक्षमा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? वह कौन सा युग्म है जिसका कारण विषाणु है? तो विषाणु से होने वाले लोग पोलियो और वर्ल्ड फ्लू, यह है पोलियो और वर्ल्ड फ्लू जो है वह विषाणु से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। पोलियो और वर्ल्ड फ्लू जो है वह विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर जो होता है वह किस कारण से
होता है? तो ये जीवाणु, जीवाणु के कारण मियादी बुखार, जिसको हम टाइफाइड फीवर कहते हैं, यह जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग जो है, श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्षय रोग को श्वेत प्लेग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? क्या है कि बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यक्षमा, यक्षमा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो है वह यक्षमा रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक रोग जो है, डॉट्स नामक इलाज जो है यह क्षय रोग के उपचार के लिए डॉट्स इलाज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है वह किससे होता है? इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है वह विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? वह कौन सा रोग है जो संक्रामक है? तो ये कैंसर संक्रामक रही है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मधुमेह जिसको हम शुगर बोलते हैं, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। गठिया भी नहीं फैलता है, लेकिन डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? वह कौन सा रोग है जो जल जनित है? तो ये हैजा जो है वह दूषित जल से फैलता है। याद रखिएगा, हैजा जो है वह दूषित जल, तपेदिक, मलेरिया, चेचक ये सब जल से नहीं होता, लेकिन हैजा जो है वह जल जनित रोग है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को है हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? वह कौन सा बैक्टीरिया जो है वह निमोनिया रोग का कारण है? तो ये कॉकाई बैक्टीरिया जो है, कॉकाई बैक्टीरिया, इससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु से होने वाला बहुत ही घातक रोग है एड्स। ये HIV विषाणु के द्वारा एड्स रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का जो विषाणु है वह किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन की वृद्धि को जो है वह एड्स की विषाणु प्रभावित करता है, क्योंकि एड्स में हीमोग्लोबिन में RBC और WBC होते हैं, जिसमें WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही एड्स के विषाणु नष्ट करते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की वृद्धि नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाली दवा क्या है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाली दवा जो है वह है जीडोबुडीन AZT जो है वह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाती है, जीडोबुडीन। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा जांच जो है वह किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स में एलिसा जांच के द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो किस कारण होता है? पोलियो जो है वह किसके कारण होता है? तो पोलियो एक विषाणु से होने वाला रोग है, जिसमें अगर किसी भी शरीर में अगर पोलियो हो गया तो वो शरीर काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, और वो शरीर पतला हो जाता है उस समय। तो पोलियो जो है वह विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है,
पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो की टीके की खोज किया गया था। जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो की टीका खोजा गया था। नेक्स्ट है, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? यानी कि WHO ने भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया? तो ये वर्ष 2012 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। नेक्स्ट है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये डेंगू में जो है वह हड्डी तोड़ यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है डेंगू को काटने से। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से होता है डेंगू के? तो ये होता है ब्रेकबोन फीचर जीवाणु के द्वारा डेंगू ब्रेकबोन फीचर विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार होता है। डेंगू ज्वर ब्रेकबोन फीचर विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? क्या है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू ज्वर होता है मानव में, प्लेटलेट्स की कमी के कारण। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। नेक्स्ट है, पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के किससे फैलता है? इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार पित्त ज्वर मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो ये होता है एडीज एजिप्टी के द्वारा संचारित होता है। डेंगू बुखार जो है वह एडीज एजिप्टी के द्वारा संचारित होता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है वह मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है? तो ये यकृत। हेपेटाइटिस जो है वह मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है? तो ये जिगर मानव शरीर के जिगर को यकृत प्रभावित करता है। याद रखिएगा, मानव शरीर के जिगर को यकृत, हेपेटाइटिस जो है वह मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग जो है वह कौन से शरीर के अंग संक्रमित हो जाता है पीलिया रोग से? तो ये यकृत, लीवर जो है वह पीलिया रोग से संक्रमित हो जाता है। याद रखिएगा, यकृत यानी कि लीवर पीलिया रोग से संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो ये जो है यह वायरल यानी कि वायरस हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। याद रखिएगा, वायरस जो है वह हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है वह किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये जो है यह है वायरस के से होने वाला रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो है वह वायरस से होने वाला रोग है जो यकृत, शरीर के यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग जो है वह किसको प्रभावित करता है? तो मेनिनजाइटिस रोग जो है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग, याद रखिएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो ये जो है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, इसीलिए एडवर्ड जेनर जो है वह चेचक रोग से संबंधित है।
नेक्स्ट है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? तो ये वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? स्मॉल पॉक्स होने का मुख्य कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के संक्रमण के कारण चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स रोग होता है वेरियोला वायरस के कारण। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? वह कौन सा रोग है जिसको पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया गया है? तो ये चेचक रोग को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया गया है, चेचक रोग को। नेक्स्ट है खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का क्या कारण है? तो खसरा रोग जो होता है वह विषाणु से होने वाला रोग है। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य को संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो संक्रमित जो है वह रेबीज जो बीमारी है वह कुत्ता बिल्ली बंदर इत्यादि जानवरों को काटने से रेबीज जो होता है वह प्रभावित होता है, जिसमें पानी से डर लगने लगता है मनुष्य को। तो ये रेबीज जो है वह पागल कुत्ता या पागल जानवर या कुत्ता या बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। नेक्स्ट है H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 जो है वह किसके द्वारा होता है? तो H1N1 है वह एक विषाणु से होने वाला रोग है, H1N1 याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? वह कौन सा वर्ल्ड फ्लू वायरस है जिसे हम एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं? तो यह H5N1 वायरस जो है जिसे हम वर्ल्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग होता है। क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है तो ये होता है विषाणु के कारण जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग होता है। विषाणु के कारण याद रखिएगा, विषाणु के कारण जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस जो है वह किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये होता है मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। याद रखिएगा, जीका वायरस मनुष्य में मच्छर के द्वारा संचारित होता है। नेक्स्ट है जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? जीका वायरस जो है वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दिमाग, मस्तिष्क यानी दिमाग को प्रभावित करता है। जीका वायरस मनुष्य के दिमाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द जो है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये पश्चिमी अफ्रीकी में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है जिसे इबोला शब्द का संज्ञा दी गई है, जिसे इबोला शब्द नाम दिया गया है, जो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु का प्रकोप है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वह किससे उत्पन्न होता है? तो ये कवक से एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, कवक। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? वह कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है? तो त्वचा पर प्रदाह यानी कि त्वचा पर जो नोचने लगता है, खुजली होने लगता है, वह कवक के कारण ही होता है। तो याद रखिएगा, त्वचा का प्रदाह जो है वह कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है रिगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होता है? रिगवर्म नामक बीमारी जो है वह किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण ही रिगवर्म बीमारी होता है। रिगवर्म बीमारी जो होता है वह कवक के कारण ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? क्या है कि वह कौन सा चीज़ है शरीर में जो अधिक मात्रा में बनने पर मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? तो ये ग्लूकोज की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है तो मधुमेह रोग, जिसको हम
जिसको हम डायबिटीज़ यानी कि चीनी का बीमारी भी कहा जाता है, हम लोग देहाती भाषा में चीनी का बीमारी जिसको शुगर कहते हैं या डायबिटीज़, उसको हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं, जो ग्लूकोज के अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग की खराबी सही से काम नहीं करने के कारण मधुमेह रोग होता है, तो ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अग्नाशय का सही से काम नहीं करने के कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को ज़रूरत होती है किसकी। तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है वह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। क्या है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो ये इंसुलिन का आविष्कार जो है वह एफ.जी. बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई थी, जिसे हम मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को देते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बायोप्सी जांच के द्वारा कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है, बायोप्सी के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित हो तो उसे किसको दिखाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना देना चाहिए। तो उसे आबुर्द विशेषज्ञ को उसे दिखाना चाहिए, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को। तो दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट लाते रहें इसी तरह के वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।